बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम या क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है, तो राज्य को ये भेजा जा रहा है। लेकिन ये 297 ई बसेज मुझे लगता है कि आने वाले 4-1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में आनी शुरू हो जाएंगी और चलनी का टेंडर करने के लिए इजाज़त दे दी है। और ये 37 सीटर बसेज होंगी, छोटी बसेज हम लाना चाह रहे हैं और लंबी बसेज के बजाय। और इसका भी 250 सीट बसेज का भी आज फाइनलाइजेशन हो गया। बोर्ड ने इसकी इजाज़त दे दी और उसके बाद 24 सुपर लग्जरी एसी बसेस जो है डीजल की, ये भी इनकी खरीद भी लगभग फाइनल हो गई और ये भी सूचना जो है राज्य सरकार को भेजा जा रहा है और नेक्स्ट कैबिनेट में ये भी सब इश्यूज फाइनल हो जाएंगे। और एक 23 टाइप 1 ई बसेज इनकी परचेज भी अप्रूव कर दी गई है। ये इलेक्ट्रिक बसेज इसके लिए इंसेंटिव आया था ट्रांसपोर्ट को, तो उससे ये बसेज खरीदी जा रही हैं, तो ये परचेज भी अप्रूव कर दी गई हैं। और मिनी जो टेम्पो लेने थे हमने, टेम्पो ट्रेवलर लेने हैं, जो कि 100 का हमने फैसला किया था। लेकिन वो टेंडर अभी हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका और उसमें जो भी रीटेंडर करना है उसकी इजाज़त हमने HRTC को दी है कि वो ये कर लें। तो इस हिसाब से जो है ये सारी परचेज आज फाइनलाइज कर दी गई है और ये लगभग 700 के आसपास गाड़ियों का, वॉल्वोस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, डीजल बसेस का ये परचेज का फाइनलाइजेशन आज हुआ। और इससे आने वाले समय में HRTC की स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा, जो लगातार क्योंकि केंद्र सरकार ने 15 साल चली हुई बसेस को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, तो बसेस हट रही हैं और उसके चलते हमें लेयर फ्लीट में जो है एडिशन करना था, उस हिसाब से फैसले हुए हैं। और 2 हमने क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल्स लेने का फैसला किया है और 4 क्रेन्स परचेज करने का फैसला किया है। गाड़ियाँ कहीं खराब हो जाती हैं, उनको लाना पड़ता है, तो 4 वो भी आज फाइनल हमने किए। तो इस तरह से आज की BOD इन्हीं बातों पे केंद्रित थी। और इसके अलावा HRTC ने लगभग साल के दौरान 70 करोड़ रुपए की इंक्रीज अर्निंग की थी और बड़ी मेहनत से हमारे HRTC के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, कार्यशाला में लोग हैं, या टोटल जो हमारा परिवार है HRTC का, उन सब की मेहनत से ये अर्निंग हुई थी। और
उसके बारे में भी बोर्ड को सूचित किया गया। और आज दिन तक जब से हमारी सरकार बनी है हमने कर्मचारियों को सैलरी भी दी है और आज दिन तक पेंशन भी दी है, तो कहीं भी हम डिफॉल्ट में नहीं है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोग बयान देते रहते हैं, वो उनके अपने सोच है, लेकिन HRTC को सुधार वादी कदम जो है उठाए जा रहे हैं। HRTC किसी भी तरह से एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, उसकी वजह मुख्यतः ये है कि हम जितने भी घाटे के रूट हैं वो सब HRTC चलाती है, ताकि दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को छोड़ना है तो उसके लिए HRTC काम करती है। फिर जो भी हमारे सरकार फैसला करती है कि रियायतें देनी है, जैसे महिलाओं को रियायत दी है या ऐसे 27 कैटेगरी है, उन सबको रियायती सफ़र करवाना वो भी HRTC करवाती है। और उसके बाद हम सरकारी पे एंड पेंशन उन रेट्स पे देते हैं जो सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ये सारी बातें अगर हम कंसिडरेशन में लें तो हिमाचल प्रदेश में HRTC 50 साल का सक्सेसफुल सफर HRTC ने किया है। और हिमाचल प्रदेश में ना तो कोई एयर मार्ग ऐसे हैं कि बहुत सक्सेसफुली एयर ट्रैवल हो रहा हो या रेलवे ट्रैवल हो रहा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट HRTC है। तो लोगों लगभग 4 से 5 लाख लोगों को रोज HRTC अपने गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। तो उस सोच के आधार पे हमें किस ढंग से इसमें सुधार करना था, बसेस का फ्लीट अपना ठीक करना है, उसके लिए आज फैसले लिए। सर कोई किराया बढ़ाने का प्रपोजल है, क्योंकि काफी घाटा है HRTC का? देखिए, किराया बढ़ाने का फैसला जो है ना वो सरकार करती है, HRTC नहीं करती है। चाहे वो किराया न्यूनतम किराया हो या दूसरा फेयर हो, तो उसकी कंसल्टेशन डिस्कशंस चलती रहती हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में फैसला है वो तो सरकार को लेना है। मुकेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रतिपक्ष नेता जी का, जयराम ठाकुर जी का, उसमें वो आपसे इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे हैं। मैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफॉल्ट किया है। और जब वो मुख्यमंत्री थे सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। इसलिए वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको HRTC पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है, अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है HRTC की देनदारी बाकी है। तो इसलिए आजकल वो HRTC पे चर्चा करते हैं, असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी, तो बैठे उठते कहीं याद आ जाता है तो उनको वो कहते तो वो मुझे है कि दौरा पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पड़ना शुरू हो गया कि बार बार जो है वो HRTC में आज दिन तक तनख्वाह जो है टाइम पे दिया, हमने किसी भी ढंग से दिए है। इतना बड़ा भारी भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए और उसके बावजूद जो है हमने HRTC को तनख्वाह और पेंशन में डिफॉल्ट नहीं होने दिया है। और कोशिश हमारी है, ठीक है, कर्मचारियों की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं,
उनको कैसे पूरा करना वो अलग काम है, लेकिन लगातार हमने बोर्ड के कामों में भी सुधार किया है। एक एक आदमी की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है। एक एक गाड़ी के जो गाड़ियां हम चला रहे हैं उसका कितना एक एक रूट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन घाटे में है, किस वजह से घाटे में है, वो हर चीज मॉनिटर हो रही है। आरएम्स मॉनिटर हो रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स मॉनिटर हो रहे हैं, हर चीज। और ये कोई जो ये संस्थान है, इस HRTC ये जनता की गाड़ी है, आम आदमी की गाड़ी है, और हमें इसका जो जनता के साथ दिल का रिश्ता है HRTC का। तो HRTC को जो है, आप सत्ता से बाहर होगे तो इसका मतलब आप HRTC को बदनाम करोगे। आपने अपने समय में क्या किया है, आप उसका जरा अवलोकन तो कर लें। आप उसका अवलोकन कर लेंगे। आप आज आप कर्मचारियों के हितैषी बने हुए हैं, आप कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया दे के नहीं गए, एरियर्स आपने दिया नहीं, भारी भरकम कर्जा आप खड़ा करके गए हैं। लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। हम अब सरकार में हैं, हम पूरी जिम्मेवारी से हम जो हमारे दायित्व बनते हैं उसके मुताबिक HRTC को किस ढंग से रन किया जा सकता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम काम ले रहे हैं। एक एक चीज जो है जनता के दरबार में रख रहे हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है, अब मैं 2-3 बार सुन चुका हूँ कि जी मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे दे, अब तो दे ही दे। अब जब हमारे पास बिल्स एंड वोचर है, हमने जब वहाँ पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की, उससे पहले जो हमने अदायगी की है, हमारे पास वो वोचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियां की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है, और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें दिल में दर्ज हो जाती हैं। तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री आएगा। कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है अपने ड्यूज को लेके, और 8 मार्च को चक्का जाम की चेतावनी दी है। 6 मार्च अल्टीमेटम दिया है। देखिए, HRTC के कर्मचारी हमारे कर्मचारी हैं, और उनको भी ये सारी स्थितियों का मालूम है कि किस तरीके से हम HRTC को रन कर रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, या हम के राज्य सरकार से किस ढंग से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमने अपने वाइस चेयरमैन साहब से कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। जो उनके ड्यूज हैं वो कमिटेड हैं। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अनाउंस किया है, लेकिन पैसा आने में थोड़ा डिले हुआ है। हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा हमें आए। जैसा ही हमारे पास पहुंचेगा हम वो पैसा उनको अदायगी करेंगे। किसी भी कर्मचारी के किसी भी ड्यूज को नकारा नहीं जा रहा है। सर, आपने अभी वाटर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में वाटर सिक्योरिटी की बात कही थी। हिमाचल में बहुत से STP के सैंपल फेल हो रहे हैं, तो क्या विभाग इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपके सारी चीज़ों का ये जवाब दूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले HRTC वाले ये कहेंगे कि हमारी शुद्ध जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें आपने खलल डाल दिया। तो मैं आपसे अलग से बैठ के पानी पे सारी बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी कॉन्फ्रेंस में जाके आऊँ, राज्य मंत्रियों का सम्मेलन था, उसके बारे में जो भी आप पूछना चाहेंगे तो इस से हट के हम बात कर लेंगे। सर, ये 700 नई गाड़ियां खरीदी जा रही है, सारी कितने कॉस्ट की होंगी सर? ये सारी ये तो अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं।
क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं और दूसरा जो डीजल बसेस है उसके लिए अलग रेट्स हैं, इलेक्ट्रिक के अलग रेट्स हैं, वॉल्वो के अलग रेट्स हैं। तो लेकिन ये है कि ये फाइनेंशियल टाई अप सारा हो गया है। सर कोई नए बस अड्डे बनाने का भी प्रपोजल है? कौन शकील जी बोल रहे हैं? अच्छा, अब ये है कि आज ये HRTC का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अलग बोर्ड है बस अड्डा। लेकिन फिर भी मैं आपकी सूचना के लिए, वो हालांकि इसमें फैसला नहीं हुआ है और वो उन्हीं के बोर्ड में फैसला होना है। हम बद्दी का और ये बिलासपुर का ये बस अड्डे हम बनाना चाहते हैं जल्दी से। ड्राइवर भर्तियों को लेकर भी कोई प्रश्न नहीं? नहीं, देखिए कि हमने कंडक्टर भर्तियां तो कमीशन के माध्यम से की हैं और उसमें भी बार बार कुछ लोग कहते हैं कि जी वो कहते थे पक्की नौकरियां देंगे, तो पक्की ही दी है। कंडक्टर की जो दी है बिल्कुल पक्की दी है और कमीशन के माध्यम से दी है और 58 साल वाली ही दी है। ड्राइवर की भर्तियों का इसलिए अभी मामला लटका हुआ है क्योंकि हमारे पास ड्राइवरों की संख्या अभी तक प्रॉपर है। अभी तक हमारे पास ड्राइवर पर्याप्त है। हमने शुरू भी किया था ये प्रोसीजर, लेकिन HRTC में बसों पर ड्राइवरों की कमी नहीं है, तो इसलिए जो है वो रुका पड़ा है। जैसे ही लगेगा कि ड्राइवर्स की बसों की ज़रूरत है तो हम उस हिसाब से फैसले करेंगे। सर प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ चला हुआ है और HRTC से नाराजगी रही है, क्या वजह रही है HRTC? नहीं, ऐसा है ना कि हम हमारी कोई बस बुक कराएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज की दूरी बहुत है और दिल्ली तक हमारी बसें जा रही हैं। 103 बसें हमारी दिल्ली जाती है और उससे आगे लोग प्रेफर जो है बस रूट की बजाय वो मैक्सिमम लोग जो है ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो बाकी ये बात मैंने सुनी थी कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि HRTC ने वहाँ बस नहीं भेजी। वो बस बुक कर ले, मैं सुबह भेज देता हूँ और लाए जसवारिया, जिसको भी ले जाना चाहते हैं हम सुबह भेज देंगे। हमें कोई वो नहीं, हम तो हर धार्मिक स्थल पे गाड़ी भेजने के लिए तैयार है। सर केंद्रीय बजट में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को भरपूर मदद की है। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर है, राज्यपाल ने भी ये कहा कि जो है भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन जो है उसके लिए बात नहीं करे कांग्रेस। नहीं, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश जब बना था तब भी ये पता था कि हिमाचल प्रदेश केंद्र पर आश्रित रहेगा और हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तभी ये मालूम था कि ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए हिमाचल के लोगों की सोच को और मानसिकता राजनीतिक तौर पर पूर्ति हो, उसके लिए हिमाचल का गठन हुआ था। तो लेकिन अब जब केंद्रीय बजट आया है उसमें बिहार को 3 जो है ग्रीन एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। हिमाचल का तो नाम आया नहीं। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे फुल फ्लेज कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो जब बिहार को आप 3 एयर स्ट्रिप्स दे रहे हैं तो हिमाचल को भी दे देते। तो ये कहना कि हिमाचल के साथ न्याय हुआ है, हम तो इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि कहाँ पे। अब फाइनेंस में इस समय हम जाना नहीं चाहते। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति में बिगाड़ आया है वो पूर्व की जयराम सरकार की वजह से ही आया, क्योंकि जब फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आया था तो उस समय जो है जो एनुअल पैसा मिलना है वो टेपरिंग कर दिया गया कि हर साल कम होता चला जाएगा। और वो लड़ाई उस समय लड़ी जानी चाहिए थी कि अगर एक साल 10,000 मिल रहा है, दूसरे साल 8,000 मिल रहा है, इस साल हमें 3,500 करोड़ मिलेगा। तो बहुत भारी भरकम कटौती है आखिरी साल में। तो और दूसरा जो है हमारा जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया है। जीएसटी का कंपनसेशन
बंद होना और साथ में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होना। अगर 10,000 करोड़ रुपया किसी के बजट में कट लग जाए तो आपके घर में ही लग जाए, अगर 10,000 का कट भी, तो आप उसी अंदाज से लगाएं कि प्रदेश की सरकार के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का कट लगा दिया, और साथ में आपने जो हमने ओपीएस दी है उसकी एवज में आप कहते हैं कि अगर आप ओपीएस दोगे तो हम आपको 1,600 करोड़ रुपए नहीं देंगे, और आपको जो है कर्ज लेने की सीमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, या आप फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे आपको कैप लगा दी जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत न्याय हो रहा है वो उनकी सोच होगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप देखें कि हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल तौर पे बहुत टाइट किया गया है, ये नजर आ रहा है। सर महिलाओं को 50% डिस्काउंट है बसों में, आप कह रहे हैं कि घाटे में ही चल रहा है एचआरटीसी, हम तो समाज सेवा भी कर रहे हैं तौर पे, आपको नहीं लगता कि जो फ्रीबीज हैं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का समय आ गया है, थोड़ा अंकुश लगाया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने कहा कि हम एचआरटीसी को वेलफेयर एंगल से रन कर रहे हैं, हम इसको शुद्ध व्यापारिक नज़रिए से नहीं चलाते हैं। अगर शुद्ध व्यापारिक नज़रिए से चलाएं तब तो आपकी बात व्यवहारिक हो सकती है, लेकिन जब हम इसको जो है वेलफेयर स्टेट के तौर पे रन करते हैं तो उसमें अपने लोगों को गंतव्य स्थल पे पहुंचाना वो जरूरी है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज की गाड़ियां हम ला रहे हैं ताकि टेम्पो ट्रैवलर लाए जा सके, छोटी गाड़ियां 37 सीटर लाई जा सके, हर जगह जो है 42 सीटर 48 सीटर 52 सीटर भेजने की बजाय जो है छोटी गाड़ियां हम ला सकें, तो वो हमारा प्रयास चल रहा है। सर ये अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा खर्च होगा जो सारी बसें हैं? हमने कहा कि ये लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा होगा कुल मिला है। हाँ जी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, टेंडर पे डिपेंड करेगा।